नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। रात को 8 बज गए हैं और आपको पता है कि ये समय है एमपीजीके डिस्कस करने का, जिसमें मैं आपके समक्ष अरुण कुमार आपके समक्ष मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान वाला टॉपिक है और आपके पूरे सिलेबस में खासकर एमपीपीएससी में यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 5 प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको पता है कि जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो 10 यूनिट में है। इनमें से जो यूनिट 3 है उसका संबंध मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से है और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सबसे बड़ी बात है कि ये कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको हर बार प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन? 25 से 30 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई हमको एमपीजीके अच्छे से कवर करना है और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं आप लोगों के लिए, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं 8 बजे लेके आता हूं और हम लोगों ने अभी तक जो है जितने लोग पहले से फर्स्ट डे से क्लास को देख रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है उसको कवर कर लिया है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है उसको कवर कर लिया है और जो मध्य प्रदेश का पॉलिटी वाला पार्ट है उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो इस समय चल रहा है हमारा मध्य प्रदेश का कल्चर, संस्कृति वाला। इसके अलावा जो बचेगा टॉपिक हमारा अभी जो बचा हुआ है वो पूरा का पूरा हिस्ट्री बचा हुआ है। हिस्ट्री इसलिए भी मैंने आखिरी में रखा है क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और वहाँ से क्वेश्चन इसमें इस समय बहुत कठिन आते हैं, या हम ये कहें कि काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा आखिरी में रखा है ना। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हमने क्लास भी हम लोग आपके लिए ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जल्दी से। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अपनी तैयारी का समय बढ़ा दिए होंगे। आपको पता है कि नोटिफिकेशन इस महीने जारी हो जाएगा, ये 100% श्योर है। इस महीने आपका नोटिफिकेशन जो डिटेल नोटिफिकेशन है पोस्ट वाइज वो जारी होगा और उम्मीद की जा रही है कि 600 से 700 कम से कम जो है पोस्ट आने वाली है। ये मिनिमम की बात हो रही है। आपको पता है कि 2023 में जो है इलेक्शन है और सरकार इलेक्शन को देखते हुए कुछ नई चीज़ें ज़रूर करेगी। नई चीज़ें तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि उनको थोड़ा गेम तो खेलना है और वो करेंगे ऐसा। तो वो तो चलो राजनीति की बात है, लेकिन आपके फ़ायदे की बात यही है कि आपके लिए भारी मात्रा में पोस्ट आने वाली है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपको पता है कि जो कट ऑफ है वो 80 प्लस जा रहा है इस बार, है ना। 80 प्लस 80 के आसपास तो इस बार भी गया है। 2021 में भी आप लोगों ने देखा 97 में 77 गया है अनरिजर्व कट ऑफ। तो इतना ज़्यादा है कट ऑफ। अगर 80 नंबर लाने हैं तो हमको जो बचे कुछ महीने हमारे 4 साढ़े 4 महीने 5 महीने, इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो इसको ज़रूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हम इसको अच्छे से करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस आप रेगुलर क्लास कीजिए, क्लास को अटेंड कीजिए। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि जितने लोग जुड़ गए हैं वो तो अच्छा है, जितने लोग नहीं जुड़े हैं सबको पता है कि मैं 8 बजे से आपके समक्ष आ जाता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट चैनल से जुड़ जाए और जितने लोग जुड़ गए हैं वो चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से लाभान्वित हो सकें। और आपको पता है इसके अलावा एमपी पटवारी, एमपी कांस्टेबल का भी जो नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है और एमपी पटवारी में भी आपको पता है कि जो जीएस वाला पार्ट है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एमपी जीके के ही आने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके अगर बीच में कोई भी सहपाठी हो जो एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हो, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या कोई भी व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए लाभप्रद है। तो चैनल के लिंक को फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अगले 1 मिनट के बाद हम टॉपिक को शुरू करेंगे। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को जरूर मिलेंगे।
तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, फटाफट चैनल से जुड़ जाइए आप लोग और चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए। फटाफट चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए, सभी को फ़ायदा होना चाहिए क्लास का। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, पिछली बार भी 2021 के क्वेश्चन में पेपर में आपको पता होगा एक क्वेश्चन पूछा गया था जनजाति संग्रहालय से, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के जो संग्रहालय है उसको हम कितने भागों में देख के पढ़ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के संग्रहालयों को हम सबसे पहले उन संग्रहालयों की चर्चा करें जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए। इसके अलावा वो संग्रहालय की हम बात करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए। तीसरे वे संग्रहालय होंगे जो जिला संग्रहालय के रूप में जाने जाते हैं। चौथे संग्रहालय जनजातीय संग्रहालय के रूप में जो भी स्थापित है मध्य प्रदेश में जो भी है उसकी बात हम करेंगे। और इसके अलावा जो पांचवा है वो है हमारा निजी संग्रहालय, जो अब तक मध्य प्रदेश में निजी संग्रहालय स्थापित किए गए उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो 5 प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे संग्रहालयों की। सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो हम केंद्र सरकार द्वारा जो स्थापित संग्रहालय हैं उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तैयार हैं आप लोग? चलिए ठीक है। पहली बात या पहला संग्रहालय हमारा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। बहुत अच्छे से याद रखना है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है ना, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। मानव से याद रखना कि मानव संग्रहालय है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। और कहाँ पे स्थापना हुई है इसकी? भोपाल में। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से कब हुई है, 1985। अगर पूछा जाता है कि कहाँ पे हुई है तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप, भोपाल। 2 चीजें क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो उद्देश्य है इस संग्रहालय की स्थापना का, इसका जो उद्देश्य है भारत की लोक कला है ना, लोक कला जो लोकल स्तर पे कलाएं हैं उनकी, मानव सभ्यता के विकास है ना, लोक कला मानव सभ्यता के विकास एवं मानव के उद्भव की कहानी जो है ना वो प्रस्तुत करना इस मानव संग्रहालय का उद्देश्य है। मानव की बात कर रहा है, मानव संग्रहालय है तो स्वाभाविक है कि मनुष्य से संबंधित होगा। तो मानव से सभ्यता के विकास में और उसके उद्भव की जो कहानी कहती है वो यह इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहती है। कहाँ पे स्थापित है? तो भोपाल में स्थापित है। कब स्थापित हुआ? तो 1985 में। पहले यह दिल्ली में हुआ करता था है ना, इसको बाद में जो है भोपाल में स्थापित किया गया 1985 में। ठीक है, पहले यह दिल्ली में हुआ करता था। याद रहेगा आप लोगों को? चलिए
क्लियर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाता है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना कब हुई, तो आप आंसर कर पाएंगे 1985। कहाँ हुई? भोपाल में, है ना। सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है। जो स्थापना हुई है वो हुई है सबसे पहले दिल्ली में, उसके बाद इसको यहां लाया गया। ठीक है यहां तक। चलो आगे बढ़े, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा केंद्रीय संग्रहालय। केंद्रीय संग्रहालय, ध्यान रखना है, केंद्रीय संग्रहालय वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय था। इस केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना इंदौर में हुई है। कहां पे? इंदौर। केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना कहां पे हुई है? इंदौर में। स्थापना को कब हुई है? तो 1923 में। इसका अपना एक इतिहास है, उसको भी समझते हैं। ये 1923 की कहानी है, जब इंदौर में इसकी स्थापना हुई। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1923, मैंने पहले बताया। तो इसकी स्थापना होलकर शासन, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत कब आजाद हुआ था आपको पता है? 15 अगस्त 1947 को। इसका मतलब 1923 चल रहा है। उस समय भारत मध्य प्रदेश के नाम से तो कुछ था नहीं, और मध्य प्रदेश की भी स्थापना 1956 में हुई है। तो 1923 में जो स्थापना हुई थी वो इंदौर में इस संग्रहालय की स्थापना हो गई थी। और उस समय जिसने स्थापना की वो होलकर वंश ने, या होलकर शासन के अंतर्गत किस रूप में हुई थी? नवरत्न मंदिर के रूप में। ध्यान रखना, नवरत्न मंदिर के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसको केंद्रीय संग्रहालय नहीं बोला जाता था। बहुत अच्छे से याद रखना, अगर आपकी स्थापना पूछी जाती तो आपको 1923 ही टिक करना है। कहाँ पे पूछा जाएगा? तो इंदौर पूछा जाएगा, यही आपको टिक करना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो होलकर शासन हुआ करता था उस समय, उसके अंतर्गत ही इस संग्रहालय को नवरत्न मंदिर के नाम से पहले जाना जाता था। तो हो सकता है आप लोगों से स्थापना तो पूछ ले कि कहाँ पे स्थापित हुआ इंदौर, कब हुआ, 23 भी पूछ सकता है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है आपसे कि इसकी स्थापना किस रूप में हुई थी। तो आपको याद रखना नवरत्न मंदिर के रूप में। किसने की थी? तो होलकर वंश ने। आपको सारे डायमेंशन क्लियर रखने हैं, एक एक फैक्ट पे अपन काम करेंगे, तभी हमसे क्वेश्चन बन पाएंगे। चल, फिर 1929 में क्या होता है? इसी भवन में केंद्रीय संग्रहालय के नाम से इसको, मतलब सिंपल सी बात ये है, सॉरी, कि 23 में जो स्थापना हुई वो नवरत्न मंदिर के नाम से हुई होलकर वंश द्वारा। और इसको 1923 में इसी भवन को क्या बोला गया? केंद्रीय संग्रहालय। क्लियर है यहां तक बात? यहां पे कोई किसी को डाउट या कोई परेशानी? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बीच बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर करेंगे, ताकि आप लोगों को चीजें भी याद होती रहें और आप लोग रिवाइज भी करते रहो। हमें भी ये पता चले कि आप लोगों को चीजें याद हैं अच्छे से या नहीं याद है। ठीक है ना। तो करें। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि जो खजुराहो महोत्सव है मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? दो चीजें आपको बताना है। खजुराहो महोत्सव कहाँ होता है और कब से ये मनाया जा रहा है? दो चीजें आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। फटाफट कीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। फटाफट आंसर कीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताना है खजुराहो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है।
चलिए आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने केंद्रीय संग्रहालय में देख लिया कहाँ स्थापना हुई, इंदौर में 1923 में होलकर वंश ने स्थापित की नवरत्न मंदिर के रूप में। 1929 में इसको केंद्रीय संग्रहालय बोला गया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यूरोपीय चित्र को आश्रय प्रदान करता है। किस चित्र को? यूरोपीय चित्र को। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? चलो आगे बढ़े। तीसरा हम देखते हैं अपना केंद्रीय संग्रहालय के तहत, सॉरी केंद्र स्तर के संग्रहालय के तहत सांची पुरातत्व संग्रहालय। कौन सा है? सांची पुरातत्व संग्रहालय। इसकी जो स्थापना हुई है 1919 में हुई है। इसकी भी जो स्थापना हुई है वो ऐसे समय पे हुई जो भारत आजाद नहीं हुआ था। तो सांची पुरातत्व संग्रहालय की अगर आपसे स्थापना पूछा जाए तुरंत टिक करेंगे आप 1919, याद रखना इसको। किसने करवाया था? तो बहुत अच्छे से याद रखना, जॉन मॉर्सल। जॉन मॉर्सल जी ने करवाया था सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना। इन्होंने एक ग्रंथ का नाम है मॉन्यूमेंट ऑफ सांची। अगर इस ग्रंथ का नाम पूछा जाए किसने किया है प्रकाशन, तो याद रखेंगे आप मॉन्यूमेंट ऑफ सांची ये ग्रंथ है, और जॉन मार्शल ने इसको प्रकाशन किया है, प्रकाशित किया था। याद रखेंगे आप मॉन्यूमेंट ऑफ सांची, बहुत अच्छे से याद रखना है इसको, मॉन्यूमेंट ऑफ सांची, जॉन मार्शल। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना तो 1919 में। ठीक है, चलिए तो 3 हम लोगों ने केंद्रीय संग्रहालय देख लिए। एक इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल, केंद्रीय संग्रहालय इंदौर, और तीसरा है सांची पुरातत्व संग्रहालय 1990 में जॉन मार्शल द्वारा। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे राज्य संग्रहालय, यानी राज्य सरकार के नियंत्रण में जो संग्रहालय है उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय। कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय। भोपाल में इसकी स्थापना हुई। कहां पे? भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय, ध्यान रखना है वो केंद्रीय संग्रहालय था। कौन सा? जो हमने इंदिरा गांधी पढ़ा था। ठीक है, वो कौन सा था? केंद्रीय संग्रहालय था। चलिए, और ये है राज्य संग्रहालय भोपाल में, है ना। इसकी स्थापना जो है एडवर्ड संग्रहालय के रूप में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख लेना 2018 या 17 के पीएससी में ये पूछा गया है, एडवर्ड संग्रहालय किसको बोला जाता है। ये मध्य प्रदेश का राज्य संग्रहालय है जिसको हम एडवर्ड संग्रहालय के रूप में जानते हैं, जिसकी स्थापना एडवर्ड संग्रहालय के रूप में भोपाल में हुई थी। इसकी स्थापना भी देखो, इसकी स्थापना भी बहुत पहले हो गई थी, 1909 यानी 1919 में, सॉरी 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो स्थापना करने वाले थे वो सुल्तान जहां बेगम भोपाल की थी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय के, जिसको एडवर्ड संग्रहालय के रूप में जाना जाता था उस समय। ठीक है, अब इसको मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय जानते हैं, लेकिन हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि इनमें से किस संग्रहालय को पहले एडवर्ड संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे वो मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय है। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए, इसकी स्थापना मैंने बताई दी है सुल्तान जहां बेगम ने। इसमें प्रदेश की कला एवं संस्कृति का बेहतरीन समावेश है ना। प्रदेश की कला एवं संस्कृति का बेहतरीन समावेश है मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय में। ठीक है, क्लियर रहेगी ये बात, याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम रामायण कला संग्रहालय। कौन सा? रामायण कला संग्रहालय कहाँ पे है पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है, संस्कृत से संबंधित है, और आपको पता है कि इस समय जो है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये रामायण कला संग्रहालय है ओरछा में। ओरछा कहाँ पे है? निवाड़ी। पहले ये टीकमगढ़ हुआ करता था, है ना, लेकिन टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो ये रामायण कला संग्रहालय जो ओरछा है, भगवान राम से संबंधित ये स्थान है। तो यहाँ पे ये जो है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ओरछा में रामायण कला संग्रहालय है। इसकी स्थापना आपको याद रखना, ये 17 अप्रैल 2005 को स्थापित हुआ था रामायण संग्रहालय ओरछा का। याद रहेगा आपको। क्लियर है यहां तक बात। रामायण संग्रहालय ओरछा की स्थापना कब हुई? 17
अप्रैल 2005। कहां पे हुई है तो आप टिक करेंगे, कहां टिक करेंगे, ओरछा। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। चलिए अगला देखें। अगला है हमारा महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। महाराजा, ये भी राज्य संग्रहालय के अंतर्गत आते, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। ठीक है, ये कहाँ पे है आपको पता है, महाराजा जो छत्रसाल का स्थान है वो छतरपुर है। छतरपुर वाले रीजन में ही होगा, तो स्वाभाविक है आपसे महाराजा छत्रसाल अगर पूछा जाए तो आप सबसे पहले तो छतरपुर पहुंचेंगे, यही उनका एरिया हुआ करता था। और एक गांव है दुबेला, जहाँ पे ये महाराजा छत्रसाल संग्रहालय स्थापित किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता महाराजा छत्रसाल संग्रहालय के विषय में तो कहाँ टिक करेंगे, छतरपुर, दुबेला गांव में। ठीक है, चलिए चलिए बढ़े आगे। तो ये उद्घाटन देखना, अगर पूछा जाए तो 1955 में इसका उद्घाटन हुआ था, 12 सितंबर 1955 को। ठीक है, और उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर में। ठीक है, इसका मतलब उस समय भी मध्य प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश नहीं था, लेकिन छत्रसाल तो इतिहास के व्यक्ति हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। अब जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो छत्रसाल को अच्छे से देखेंगे, है ना। तो धुबेला छतरपुर में जो है महाराजा छत्रसाल संग्रहालय स्थापित है। इसकी स्थापना जब हुई थी तो 12 सितंबर 1955 को जो है प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चलो अगला संग्रहालय देखते हैं, स्टेट में ही, रानी दुर्गावती संग्रहालय। कौन सा है, रानी दुर्गावती संग्रहालय। ये कहाँ पे है, जबलपुर में। ध्यान रखें, रानी दुर्गावती का संबंध, जिन्हें इतिहास पढ़ा उन्हें पता है, ये जबलपुर वाले रीजन से इनका संबंध है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई दुर्गावती संग्रहालय होगा तो जबलपुर रीजन में ही होगा। तो जबलपुर आप तुरंत टिक करेंगे, रानी दुर्गावती संग्रहालय। स्थापना आपको याद रखना है 1976, ये बहुत अच्छे से याद रखना, 1976 सभी की स्थापना डेट और उनकी लोकेशन, दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप उसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, उनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पे कलचुरी और गोंड राज्य की पूरी जो सामग्री है उसको सुरक्षित रखी गई है ना। कलचुरी पहले जबलपुर को ही बोला जाता था, गोंड वाला राज्य है ना, गोंडवाना जो उसी के पास में है। तो गोंड राज्य की जो पूरी पूरी सामग्री है वो इसी रानी दुर्गावती संग्रहालय में स्थापित की गई है। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो अगला संग्रहालय है हमारा तुलसी संग्रहालय। कौन सा, तुलसी संग्रहालय। यह कहाँ पे है, तो स्वाभाविक है तुलसीदास का संबंध कहाँ से था, तुलसीदास का संबंध कहाँ से था, चित्रकूट। यहीं पे उन्होंने बैठ के जो है रामचरितमानस का, वो जो रामचरितमानस है हमारी धार्मिक ग्रंथ, भगवान राम से संबंधित, है ना, रामायण से संबंधित, उसको लिखा था इन्होंने मंदाकिनी नदी के तट पे बैठ के। तो जहां तुलसी का संबंध होगा तुलसीदास का, वहीं पे संग्रहालय होगा। तो संग्रहालय कहाँ पे होगा, चित्रकूट। चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, है ना।
ठीक है, क्लियर बात। तुलसीदास जो तुलसी संग्रहालय याद रहेगा चित्रकूट में। चलो आगे बढ़े, अगला देखते हैं हम राज्य संग्रहालय के अंदर ही गुजरी महल संग्रहालय। कौन सा है? गुजरी महल संग्रहालय। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश पढ़ा हो, उन्हें पता होगा ये जो गुजरी महल है ये ग्वालियर से संबंध है, स्वाभाविक सी बात है। ये जो गुजरी महल संग्रहालय है ये ग्वालियर में होगा। तो गुजरी महल संग्रहालय से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप टिक करेंगे, अगर आपसे लोकेशन पूछी जाती है तो ग्वालियर। इसका निर्माण किसने किया था? तो मान सिंह तोमर ने। मान सिंह तोमर बहुत पुराने हैं, लेकिन ये संग्रहालय बाद में गुजरी महल संग्रहालय हो गया। वर्तमान में इसे गुजरी या मृगनयनी संग्रहालय दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसने बनाया है? तो आप याद रखेंगे मानसिंह तोमर ने बनाया है। चलिए एक क्वेश्चन मैं फिर से आपसे पूछूंगा, आपको बहुत पुराना क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। आपको यह बताना है कि जो नर्मदा नदी है उसकी लंबाई कितनी है। फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, फटाफट आंसर कीजिए। उसके बाद हम जिला संग्रहालय भी डिस्कस करेंगे। हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, एक केंद्रीय संग्रहालय, एक राज्य संग्रहालय। अब हम जिला संग्रहालय देखें, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है और कहां से निकलती है, आपको यह भी बताना है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना, आप लोग आंसर करने में कंजूसी करते हैं। फटाफट आंसर कीजिए। नर्मदा नदी कहां से निकलती है और कितनी लंबाई है टोटल, आपको बताना है।
चलिए आप लोग आंसर कीजिए। अब हम पढ़ते हैं जिला संग्रहालय। मध्य प्रदेश में जितने भी जिला संग्रहालय होंगे उसके बाद सबसे पहले जहांगीर महल संग्रहालय देखेंगे। कौन सा? जहांगीर महल संग्रहालय। कहाँ पे है? बहुत अच्छे से, ओरछा। ओरछा, ओरछा पे जहांगीर महल संग्रहालय है। ओरछा आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश की 52वीं डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको पता होगा, है ना। हमने आपको जब मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय था वहां पे मैंने आपको बताया था। अगर नहीं पता है तो वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा, वापस आपको मिल जाएगा। पीएससी अड्डा सर्च कीजिए यूट्यूब पे, वहां पे आपको वीडियो मिलेंगे, वहां पे आप देख सकते हैं। जिला संग्रहालय जहांगीर महल संग्रहालय ओरछा निवाड़ी में है। ठीक है, चलो दूसरा जिला संग्रहालय देखते हैं कहाँ है। यशोवर्मन संग्रहालय। दूसरा कहाँ पे है? यशोवर्मन संग्रहालय। यह मंदसौर में स्थित है। कहाँ पे है? मंदसौर में। आज मामा शायद मंदसौर में ही है ना। तो यशो मंदसौर वालों को पता होगा, यशोवर्मन संग्रहालय मंदसौर में। जो मंदसौर में है उनको जरूर पता होगा इस संग्रहालय के विषय। इसमें क्या है? शैव, भगवान शिव, वैष्णव और देवी जैन संप्रदाय से संबंधित जो है संग्रहालय में चीजें स्थापित की गई हैं। कहाँ पे है? मंदसौर में। कौन सा? यशोवर्मन संग्रहालय। कौन कौन से? शैव, वैष्णव और देवी जैन प्रतिमाओं का जो है संग्रह किया गया है ना। मतलब शैव, वैष्णव, देवी एवं जैन संप्रदाय से संबंधित जो भी प्रतिमा है उनका जो संग्रह किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? यशोवर्मन संग्रहालय मंदसौर में। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए तीसरा देखते हैं, रीवा महाराज संग्रहालय। रीवा महाराज संग्रहालय नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है, रीवा में ये संग्रहालय है। रीवा महाराज संग्रहालय। ठीक है, चलो इसका दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना आपको, वेंकट भवन। वेंकट भवन के नाम से ये संग्रहालय है, रीवा महाराज संग्रहालय, है ना। रीवा महाराज संग्रहालय, यहीं पे जो है एक मेला लगता है, भगवान शिव का मेला है, वो अभी हमें एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, फिर हम बता देंगे आपको। चलिए, तो रीवा महाराज संग्रहालय कहाँ है? रीवा में। इसका दूसरा नाम है वेंकट भवन। चलो, वेंकट भवन मतलब रीवा के जितने भी महाराज हुआ करते थे, रीवा के राजा मार्तंड सिंह वगैरह, उन्होंने अपने जो मकान है इनका, जहाँ पे रहते थे, इनका जो किला बना हुआ है, हम गए हैं वहाँ पे तो पता चला वहाँ पे जो किला बना हुआ है वहीं पे ये जो संग्रहालय है वहाँ पे है। ठीक है, उसको वेंकट भवन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो एक और है बघेल संग्रहालय। कौन सा? बघेल संग्रहालय। आपको पता है जो बघेल खंड का नाम है इन बघेलों की वजह से ही है, ये बघेल राजा हुआ करते थे बघेल खंड में, है ना। तो ये जो बघेल संग्रहालय है ये बांधवगढ़ में है। और बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बांधवगढ़ है और उसी स्थान पर यह बघेल संग्रहालय है। ठीक है, याद रहेगा आपको, बघेल संग्रहालय बांधवगढ़, बी से आपको याद रहेगा, उमरिया डिस्ट्रिक्ट। यहाँ क्या है? बघेलों के रीवा रियासत की जानकारी आपको मिलती है ना। जो रीवा रियासत हुआ करती थी राजाओं की, ये राजघराना हुआ करता था, ये बघेल हुआ करते थे। और इन्हें रियासत की जानकारी जो है हमको इस बांधवगढ़ संग्रहालय में मिलती है, बघेल संग्रहालय में मिलती है। इसको पहले शाही महल के नाम से जानते थे। किस महल के नाम से जानते थे इसको? शाही महल के नाम से जानते थे। ठीक है, चलो क्लियर है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा, आपको बताना है, मैं बीच बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर करूंगा। आपको बताना है कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग।
चलिए आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, आप लोग आंसर कीजिए। चलिए अब अगला संग्रहालय देखते हैं हम लोग, देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय। जिसको देवी अहिल्या के विषय में पता होगा वो जरूर आंसर कर पाए। इनका जो स्थान है वो महेश्वर है, मतलब देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय का जो स्थान है वो कहाँ है, महेश्वर। और महेश्वर कहाँ पे है, खरगोन में। कहाँ, खरगोन में। याद रहेगा आपको देवी अहिल्या पुरातत्व। आपको इंदौर नहीं टिक करना है क्योंकि आपको पता है देवी अहिल्या ज्यादातर मौकों पे वहीं पे रही। उन्होंने बाद में जो है इंदौर को राजधानी बनाया था, पहले उन्होंने महेश्वर को ही राजधानी बनाया। तो देवी अहिल्या संग्रहालय पुरातत्व महेश्वर में है, खरगोन में। अहिल्या घाट का निर्माण किया गया, जो गया होगा महेश्वर उसे पता है, बड़ा सा घाट है काफी, है ना। और नदी भी यहाँ पे जो नर्मदा नदी है वो सबसे ज्यादा चौड़ी है, अपने पूरे जितना भी वो सफर तय करती मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो चौड़ी है वो यहीं पे महेश्वर में हो जाती है। बड़ी विकराल सी नदी दिखती है, भयानक सी, बहुत बड़ी सी नदी दिखती है नर्मदा नदी। तो वहां पे जो है अहिल्या घाट का निर्माण किया गया है। कहाँ, ये अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय के पास में। कहाँ पे है, तो आपको महेश्वर टिक करना है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट। चलिए अब हम लोग देखेंगे जनजाति संग्रहालय। कितने जनजाति, यहां से क्वेश्चन लगातार बने हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इसे, ठीक है। चलिए अब जनजाति संग्रहालय, इसको बहुत अच्छे से करेंगे अपन क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने हैं पहले भी, है ना। पहले देखेंगे मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय, बहुत अच्छे से याद रखना, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय। ये बाद में बनाया है, अभी हाल ही में बनाया गया है, ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना आपको याद रखना है 6 जून 2013 को। किसकी, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय। अच्छा एक बात अच्छे से याद रखना, जनजाति संग्रहालय 2-3 है, और यहां से कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हमको लोकेशन याद रहती है जनजाति संग्रहालय की, जबकि नाम के साथ हमको याद रखना है, क्योंकि पिछली बार भी यही क्वेश्चन हुआ था। बादलभोई पूछ लिया था, और भोपाल भी जगह थी, अन्य भी जगह थी, छिंदवाड़ा भी जगह थी, और लोगों ने वहां पे गलती कर दी थी, ठीक है, क्लियर है। तो मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय याद रखेंगे, 6 जून 2013 को इसकी स्थापना हुई। किसकी, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की। कहाँ पे है, बहुत अच्छे से याद रखना, भोपाल में है। भोपाल में है मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की बात कर रहा हूँ, 6 जून 2013 भोपाल में, है ना। मध्य प्रदेश का संस्कृत विभाग द्वारा यह संचालित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा संचालित है तो आप टिक करेंगे मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा, है ना। ठीक है, चल दूसरा जनजाति संग्रहालय देख लेते कौन सा है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। बादल भोई, ध्यान रखना नाम, यही वाला क्वेश्चन आया था 2021 या 2020 में, देख लेना आया है ये क्वेश्चन, है ना। यही पूछा था, ऑप्शन में भोपाल भी था, लोगों ने भोपाल टिक किया गया था, ठीक है। तो आदिवासी जो संग्रहालय, पहला मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय 6 जून 2013 भोपाल संस्कृत विभाग द्वारा। फिर अगर दूसरा है तो ये बादल भोई, नाम से है तो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी। इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1954 में, याद रहेगा 1954 में बादल भोई। पहले 1997 में इसका नाम बादल भोई आदिवासी संग्रहालय किया गया, ध्यान रखना।
आदिवासी संग्रहालय का नाम कब बदला गया? 1997 में। ये भारिया जनजाति से संबंधित है, और ध्यान रखना ये है छिंदवाड़ा में। लोकेशन में यहाँ लिखना भूल गया है, अब आप लोग जरूर याद रखेंगे इसे। छिंदवाड़ा में बादल भोई है, ध्यान रखना। 2 जनजाति संग्रहालय, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल में, संस्कृति विभाग द्वारा संचालित, 6 जून 2013। अगर आपसे बादल भोई आदिवासी संग्रहालय पूछा जाए तो 1954 कहाँ पे है? तो छिंदवाड़ा में है, भारिया जनजाति से संबंधित है, और इसका नाम जो है बादल भोई 1997 में हुआ है। क्लियर है यहाँ तक बात? चल तीसरा देख ले हम लोग। हमारा जो तीसरा आदिवासी संग्रहालय है उसका नाम है आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय। कौन सा है? आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय। इसका स्थान याद रखना है बस आपको, खजुराहो कहाँ पे है? तो खजुराहो है हमारे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, है ना, छतरपुर। तो खजुराहो में कौन सा आदिवासी संग्रहालय है? आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय। तो ये हमारे रहे सारे के सारे आदिवासी संग्रहालय। कौन कौन से देखे हमने? मध्य प्रदेश जनजाति भोपाल, बादल भोई छिंदवाड़ा और आदिवर्त खजुराहो। अब हम कुछ देख लेते हैं निजी संग्रहालय। ठीक है, कौन कौन से निजी संग्रहालय मध्य प्रदेश में है? चल अब हम लोग देख लेते हैं निजी संग्रहालय। पहला ध्यान रखेंगे श्री नटनागर शोध संस्थान। ये भी संग्रहालय है, इसका नाम जो है श्री नटनागर शोध संस्थान है। कहाँ पे है? तो याद रखेंगे आपके मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है नटनागर शोध संस्थान। याद रहेगा आप लोगों को, नटनागर शोध संस्थान कहाँ पे है? तो याद रखेंगे आपके मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए कब स्थापना हुई? तो 16 जनवरी 1975 को। किसकी? नटनागर शोध संस्थान या नटनागर संग्रहालय मंदसौर, 16 जनवरी 1975। याद रहेगा आपको? चलिए ठीक है। दूसरा देखते हैं जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय। नाम से क्लियर हो रहा होगा कहाँ पे जाएगा ये? ग्वालियर, है ना। तो जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय कहाँ पे है? स्थापना कहाँ पे हुई है? इसकी स्थापना कब हुई है? 1874 में। नटनागर याद रखेंगे मंदसौर में, 16 जनवरी 1975। और अगर आपसे जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय पूछा जाता है तो ये बहुत पुराना है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई होगी? तो स्वाभाविक सी बात है ये ग्वालियर में। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए याद रहेगा आपको, ठीक है। और ये हमारा जो तीसरा है आखिरी है कृष्णा राज ऑडिटोरियम। ये अभी अभी रीवा में स्थापित हुआ है, मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में बघेलखंड में इसकी स्थापना हुई है। कौन सा? कृष्णा राज ऑडिटोरियम, है ना। ये भी निजी संग्रहालय है रीवा में। इसकी स्थापना जो हुई है जून 2018 में हुई है। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे सारे के सारे निजी संग्रहालय। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है वो हमने 5 स्तर पे जो है डिवाइड करके पूरे संग्रहालय को देख लिया है।
पहले हमने केंद्र संग्रहालय को देख लिया, केंद्र सरकार के, फिर राज्य सरकार के, फिर हमने जिला संग्रहालय जितने भी मध्य प्रदेश में उसकी बात की, जनजातीय संग्रहालय की, और आखिरी में निजी संग्रहालय की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी, और संग्रहालय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसका आंसर जरूर टिक कर पाएंगे। चलिए मैं बता देता हूं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है। प्रीलिम्स के लिए आप पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाइए और टेस्ट सीरीज के सेक्शन में आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं बहुत सस्ते में। 2499 में आपको 30 टेस्ट मिलने वाले हैं, और इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। 2 लीटर पेट्रोल मिलता है इस समय, है ना। इसके अलावा हम लोगों ने मेंस 2021 की जो है टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ कर दी है 75% डिस्काउंट के साथ। 2499 में आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। 23 टेस्ट इसमें हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रही टेस्ट सीरीज की बात। इसके संबंध में इंफॉर्मेशन, आप टेस्ट सीरीज और क्लास 2 चीजें अटेंड करना शुरू कीजिए, और इतना श्योर है कि अगर ये 2 चीजें करेंगे तो आपके 80+ नंबर जरूर आएंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। आज की क्लास कैसी लगी है? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो के लिंक को